और हमेशा की तरह आपको पता ही है कि हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस कार्यक्रम के जरिए किसी खास व्यक्ति से। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो बहुत खास हैं, क्योंकि 17 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और नेता विरोधी दल है, 8 बार के विधायक हैं, 1977 में पहली बार विधायक बने और बलिया जो कि बागियों का गढ़ है, तो आप भी बलिया के बागी हैं। चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ में काम किया और जेपी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के साथ आए और तब से 2002 से समाजवादी पार्टी का दामन थामा तो यहीं के होके रह गए और अब नेता विरोधी दल हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, कैसा रहेगा ये सत्र? विधानसभा का सत्र ठीक रहेगा, हम लोग तो चाहेंगे कि ठीक रहे और सरकार विधानसभा को चलाए। एक कोरोना महामारी में जो जनता के सामने कठिनाई आई, ऑक्सीजन के अभाव में लोगों का तड़प तड़प के मर जाना, बेड के अभाव में लोगों को तड़प तड़प करके मर जाना, दवाइयाँ महंगी खरीदना और उससे भी लोगों को राहत न मिलना, जो सरकार आंकड़े छुपा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा मानना है कि सरकार की दुर्व्यवस्था के कारण करोड़ों लोग सभी ऊपर के लोगों की जान गई है, कितने परिवारें खत्म हो गए और ऐसा लगा कि पूरा उत्तर प्रदेश शमशान बन गया है। जब शमशान की जगह नहीं मिल पाई तो नदियों में लाशों के अंबार लग गए, तो वो समस्या उठेगी विधानसभा में। तो लेकिन जी सरकार तो कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो रही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। सरकार तो केवल असत्य बोलने में ही अपने को माहिर समझती है, लेकिन जो आप लोगों ने, चैनल के लोगों ने दिखाया लोगों को, प्रदेश या देश के लोगों को, अखबारों ने लिखा, सोशल मीडिया में चला और जो आंखों से लोगों ने देखा, उसको तो सरकार नहीं भुला सकती। सरकार तो केवल, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, झूठ के सहारे चल रही है, लोगों को दिमाग भटकाने में माहिर है और असत्य को इतनी बार बोलती है कि उसी को लोग सत्य समझने लगे, इस तरह का वो काम करती है। कोरोना महामारी में जानबूझ करके हमारे मुख्यमंत्री जी, यहाँ लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, दवा के अभाव में, और हमारे मुख्यमंत्री जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ये मुद्दे सारे उठेंगे इस विधानसभा में? जरूर उठेंगे, नहीं उठेंगे तो फिर विधानसभा के मतलब क्या होगा? नहीं तो कैसे? सरकार तो चाहेगी कि वो अपने विधायी कार्य निपटाए और अनुपूरक। विधायी कार्य का एक अंग है ये विधायी कार्य। विधानसभा, हम जनप्रतिनिधि लोग हैं और हमारा पहला काम है जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाना। विधायी काम भी जरूरी है, लेकिन जनता की समस्या को उठाना भी विधानसभा का ही फ्रंट है, दूसरा फ्रंट नहीं है। कौन सी पहली समस्या होगी, कौन कौन सी वो समस्याएं होंगी, कौन कौन सी वो मुद्दे होंगे जो सबसे पहले आप उठाना चाहेंगे? एक तो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवा की कमी और सरकार की विफलता के कारण करोड़ों लोगों का जान गंवाना। दूसरा, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाना, किसानों को बिल्कुल दरिद्र बना देना। गेहूं खरीदा नहीं गया केंद्रों पर, बिचौलियों ने खरीदा और उसी दाम पर बेचा केंद्रों पर, लेकिन किसानों का गेहूं सरकार ने नहीं कीना, बिचौलियों ने खरीदा। कितने किसान का गेहूं तो केंद्र पर खड़े खड़े महीना, 15 दिन, 20 दिन, महीनों दिन बारिश हुई, गेहूं खराब हो गया, कुछ लोग लेके घर गए, कुछ लोग वहीं छोड़ दिए। ये दुर्गति हुई किसान। नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये जो सत्र है ये भी हंगामेदारी होगा हमेशा की? हंगामेदार नहीं होगा, जनता की समस्याओं को उठाने का एक मूल केंद्र। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कह ही सकते हैं सरकार से, नहीं देगी तो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी करना होगा हम करेंगे। अक्सर हम लोग भी लगातार विधानसभा को कवर करते रहे हैं, कई दशक हो गए,
जी, देखा कि शुरुआती दिन बड़े हंगामेदार होते हैं और चूँकि आप लोग भी अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, एक बढ़िया माध्यम होता है अपनी बात पहुंचाने का, तो शुरुआती दिनों में हंगामा बहुत होता है। इस बार कैसी रहेगी, कैसा स्वरूप रहेगा विधानसभा का? हंगामा उसको आप मत कहिए, ये कहिए कि विपक्ष जो है, विपक्ष की जोरदार आवाज़, विपक्ष जो है जोरदार आवाज से जनता की आवाज को उठाना चाहती है, सरकार उसको दबाना चाहती है, सुनना नहीं चाहती है, इसलिए कभी कभी व्यवधान आता है। तो हंगामा नहीं है, सरकार की वो जनता की वो आवाज है, जनता की आवाज़। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा के बड़े नेता थे और अक्सर वो तख्ती और ये सब बैनर लेकर के पहुंच जाते थे, अब तो वो खुद ही सत्ता में हैं, तो आपकी तरफ से ये कौन करेगा? तो नेता विरोधी दल मैं हूँ, वो नेता विरोधी दल थे, आज मैं हूँ। हमारी पार्टी, पूरी विपक्ष पार्टी जनता की आवाज को उठाई। समाजवादी पार्टी तो प्रमुखता से उठाती ही रही है, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर 5-4 बरस से सड़क पर अगर कोई एक पार्टी दिखाई दे रही है वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जनता की मूल समस्याओं को लेकर के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हमेशा तहसील पर धरना, जिले पर धरना, सड़क गवर्नर के यहाँ धरना, विधानसभा के गेट पर धरना, कितनी बार लाठी हमारे नेता कार्यकर्ताओं ने खाया, जेल गए। तो जनता की समस्या को लेकर के सड़क से और सदन तक, विधानसभा, लोकसभा और सड़क पर अगर कोई लड़ाई लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर, इंजीनियर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें यूज़ में डेली यूज़ में यूज़ करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। आप नेता विरोधी दल, आपकी जिम्मेदारी है कि सारे विपक्ष को एक साथ करके चलें, लेकिन देखा जाता है अमूमन कि विपक्ष एक साथ नहीं रहता। लेकिन इस विधानसभा के कार्यकाल में तो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि विपक्ष के आपस में लड़ाई होती हो। हर मुद्दे पर विपक्ष एक साथ रहा। पिछले साल में
पिछले साल में बसपा की भाजपा से लड़ाई हो जाती थी, भाजपा की कांग्रेस से लड़ाई, कांग्रेस। इस सत्र में आप कभी नहीं देखे होंगे 17 के चुनाव के बाद जो विधानसभा है कि इसमें कभी सापा और बसपा और कांग्रेस। नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि विपक्ष को हमने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो कुछ कर सके। विपक्ष के तो जवाब देने में सरकार कतरा रही है, भाग रही है, विधानसभा नहीं चला पा रही है। अगर उसकी हिम्मत है विपक्ष के सवालों का जवाब देने का तो पूरा सत्र निभावनी का चलाना चाहिए। क्या चाहते हैं, कितना लंबा सत्र होना चाहिए? अब सत्र तो कम से कम 90 दिन का होना चाहिए, एक सत्र, और 3 सत्र होना चाहिए 90 दिन का। तो ये कहाँ चलता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जब बजट सत्र चलाने में सरकार भग जाती है, शेड्यूल जो तय करती है उतना भी नहीं चला पाती है, तो समझिए कि सरकार डरी हुई विपक्ष के सवालों को जवाब देने में असमर्थ है। तो इस बार भी सत्र कितने दिन चलने की उम्मीद है? जो हमारी पास खबर है, जो हमने अध्यक्ष से बात की, वो 7 दिन का सत्र हो सकता है। आपको लगता है ये पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल ये जनता को धोखा देना है और विधायिका को धोखा देना है। आपको क्या लगता है कि कितने दिन का ये सत्र हो? कम से कम इसका 1 महीना का सत्र होना चाहिए। नहीं, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है और तीसरी लहर भी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, गृह मंत्री भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री रोज भाषण दे रहे हैं, रोज भाजपा के लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं है। जो तो वर्चुअली कर रहे हैं ना। वर्चुअली क्या, एकदम डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी कल जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम था जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हर तहसील केंद्र पर साइकिल चलाना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नहीं साहब सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, उसको फेल करने के लिए इन लोगों ने राशन बांटने का काम किया, जिसमें कई जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इन लोगों ने नर्तकियों से डांस करवाया, जनता पूरी भीड़ लगी हुई। मतलब आपका प्रोग्राम फेल करने के लिए? हाँ, 5 किलो अनाज दे करके कई लोगों को भीख मांगा बनाना चाहती है सरकार। जनता भीख लेना नहीं चाहती, जनता रोजगार चाहती है, वो अपने हाथ से काम चाहती है, नौकरी चाहती है। अब किसान है, डीजल कितना महंगा हो गया, आप जाके हम लोगों की तरफ सर्वे करवा लीजिए अपने कि डीजल महंगा होने के कारण दियारे इलाके में लोगों ने बुआई तक नहीं की, ट्रैक्टर नहीं चलाया, इतना डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, और सरकार का गेहूं कौड़ियों को मूल बिचौलियों ने खरीदा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। एक साल में 227 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि एक साल में कितने दिन चलती है विधानसभा? एक साल में तो हमको लगता है कि 100 दिन भी नहीं चली, मतलब 50% से भी कम। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, क्या लगता है कि इसको कैसे और सुधारा जा सकता है? विधानसभा को फेस करने की सरकार में ताकत नहीं है, क्योंकि हर मोर्चे पे ये फेल हो चुकी है। अब झूठ कब तक बोलेगी? और विधानसभा में झूठ माने असत्य बोलना वर्जित है, लेकिन तो भी विधानसभा में भी सत्ता पक्ष लगातार झूठ बोल रहा है, तो उनको विपक्ष की बातों को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि कुछ किए तो है ही नहीं, केवल अपना विज्ञापन और प्रचार, टीवी पर प्रचार, अखबार में विज्ञापन, देहात से लेके शहरों तक होल्डिंग। अब बताइए, एक लगा है होल्डिंग हर जगह, मुफ्त वैक्सीन, धन्यवाद मोदी जी, मुफ्त राशन। इस प्रदेश में बहुत पहले प्लेग की बीमारी आई थी, उसका भी टीका लगा, फ्री लगा,
हैजा की बीमारी आई। नहीं तो जब काम कर रहे तो उसमें धन्यवाद बोलने की में आपको दिक्कत हमारी क्या बात है? सुन लीजिए, हैजा की बीमारी आई थी, उसमें भी लाखों लोग मरे, फ्री में टीका लगा। चेचक की बीमारी आई थी, अगर आप बच्चे होंगे तो स्कूल स्कूल गांव गांव टीका लगे, फ्री में लगे। यहां तो आधे से अधिक लोगों ने खरीद के टीका लगवा लिया है। अब उसका फ्री देने का क्या मतलब है? सरकार की जिम्मेदारी। अभी पोलियो के लिए ड्राप पिलाया गया, वो फ्री था। तो इसमें कौन सी आपकी बहादुरी है कि धन्यवाद मोदी जी? जी नहीं ठीक है, लेकिन अच्छा सवाल हम दूसरे पर आते हैं कि आपका करीब 4.25 साल का आप नेता विरोधी जल रहे हैं, 4.25 साल समय हो गया। कौन का खट्टा मीठा अनुभव आपका कैसा रहा? कौन सा अच्छा पल आपके साथ रहा और कहाँ लगा कि ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था? हमारा तो हमेशा हमको लगा कि अच्छा रहा, लेकिन सरकार जो है हमारे किसी भी बात का कभी ठीक से जवाब दिया ही नहीं। अफसोस है, घनघोर अफसोस है। कभी भी मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरे भाषणों का उत्तर उसने सही तरीके से दिया ही नहीं। नहीं लेकिन आपके पास तो सर विशेषाधिकार है भाई, नेता सदन को के बाद आप ही के पास अधिकार है कि आप खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं। खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर भी तो आना चाहिए। केवल हम बोलते रहे, बोलते तो हैं। हमने तो एक बार अवमानना की नोटिस भी दिया था माननीय मुख्यमंत्री पर, सदन को गुमराह करने का। अध्यक्ष जी ने उसको नोटिस नहीं लिया। तो बहुत कुछ मामले तो अध्यक्ष पर भी निर्भर करता है ना। चलिए वक्त एक ब्रेक का हो चला सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए, क्योंकि अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, क्योंकि आप सपा के नेता भी हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, कैसे ये होगा 400 के पार, ये भी समझने की कोशिश करेंगे बागी के बलिया राम गोविंद चौधरी जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को, पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, 402 सीटें हैं, एक मनोनीत होता है, कैसे संभव है? संभव जनता बनाएगी। वो इसलिए कह रहे हैं कि जनता इस बात को कह रही है। 12 से 17 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे।
तो उन्होंने सभी जाति वर्ग के धर्म के लोगों के लिए उत्थान का काम किया और निर्माण विकास का काम किया। जैसे सड़कों को बढ़िया से बनाया, वो तो भाजपा भी कर रही है। कहीं नहीं कर आपने रही। एक एक्सप्रेस सड़क बता दीजिए। आपने एक एक्सप्रेस बनाया, वो 5 एक कोई सड़क बता दीजिए आप। इसी अगस्त में एक कोई सड़क जी पूर्वांचल एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। एक्सप्रेस जो है माननीय अखिलेश यादव ने 85% जमीन खरीद लिया था, उसका टेंडर हो गया था, उसका शिलान्यास हो गया था, सब काम तो अखिलेश यादव ने कर दिया था। अब काम प्रारंभ होने वाला था, तब तक सरकार बदल गई। जब ये सरकार में आए तो उसका अलाइनमेंट ही बदल दिए, उसकी ऊंचाई बदल दिए, चौड़ाई बदल दिए, सर्विस लेन बदल दिए। अब सर ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, मोदी, अमित शाह, नड्डा, संतोष, BL संतोष, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी, केशव, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, तमाम इतने बड़े बड़े नेता हैं। आपके पास में अखिलेश यादव को छोड़ करके सेकंड लाइन के नेता कौन है? आप तो 8 बार के विधायक हैं, बाकी कोई सेकंड लाइन का नेता दिखता है? राजपाल कश्यप हैं, संजय लाठर हैं, 2-4 पवन पांडे हैं जी। नहीं, बहुत लोग हैं और बहुत लोग बढ़िया हैं। नरेंद्र वर्मा हैं, ललई जी हैं, बहुत लोग हैं। बलराम यादव हैं, दुर्गा यादव हैं, कौन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को भी जवाब देने के लिए हमारा साधारण एक विधायक है। क्यों? कि जनता बिल्कुल इस बात को समझ चुकी है। नहीं सर, जनता 1914 से आज के बीच में चाहे केंद्र का बड़ा नेता बात आपकी ठीक है, लेकिन जनता को आपको मैसेज तो देना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। वो अखिलेश यादव अकेले कैसे कर? 2012 की जब सरकार बनी थी तो नेताजी स्वयं पूरे सारे विधानसभाओं में अपनी वो कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। इस बार क्या वो मीटिंग करेंगे क्या? नहीं, वो निर्देश देंगे, सलाह देंगे, पीछे से करेंगे और बैठ करके वर्चुअल मीटिंग करेंगे लोगों से। एक बड़ा सवाल सर ये उठ रहा है कि जो परिवार में टूटन हुई थी उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ, तो क्या परिवार एक होगा क्या कभी? अब इस बात को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बताएंगे। आपको कभी दुख लगता है, अफसोस लगता है कि इतना बढ़िया था सब कुछ और ये अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली घटना? हमको लगता है, अफसोस हमको ये लगता है कि मैं 77 से और आज तक मैं 10-12 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन आपको एकदम सत्य रूप से इस बात को कहता हूँ कि अपने 5 साल के कार्यक्रम में जितना अखिलेश यादव ने हर जाति वर्ग हर मोर्चे पर काम विकास का किया, नहीं अखिलेश जी की छवि अच्छी है, कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। ठीक बात, अखिलेश जी की अफसोस यह है जी कि जनता ने उस बात को समझा नहीं और अखिलेश यादव को हरा दिया। लेकिन इस बार जनता को बिल्कुल समझ में आ गया है कि हमने भारी गलती की, क्योंकि इस 4.5 साल के कार्यकाल को उन्होंने देखा केवल फेल्योर भारतीय जनता पार्टी, न विकास का काम, न शिक्षा का काम, नहीं। आपकी बात में दम है। अखिलेश यादव जी साफ सुथरी छवि के नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लीड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक जो टीम वर्क होना चाहिए ना सर, वो टीम वर्क कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में 400 के पार कैसे होगा? टीम वर्क है, टीम है उनके पास, और टीम से वो सलाह भी लेते हैं, टीम को सलाह भी देते हैं। और 400 के पार जनता कह रही है, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कुछ नहीं किया। लेकिन सवाल यह सर कि 2019 में आपने बसपा के साथ गठबंधन किया और ये नारा उछला, जैसे एक बार 24 साल पहले नारा उछला था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। भाजपा ने कहा कि आप सब एक हो जाइए, हम सबको देख लेंगे, और पूरा सबको निस्तानाबूद कर दिया। 5 सीटों तक सिमट गई आपकी। यही तो जो भाजपा की जो बेईमानी है, भाजपा की जो बेईमानी है, पूरा देश कह रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है। लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान है, जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार में। सरकारी पार्टी को छोड़कर के पूरा विपक्ष कह रहा है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, क्यों नहीं सरकार करा रही है?
नहीं, सवाल उठता है जब बंगाल का चुनाव आप लोग जीतते हैं, यानी कि जब ममता बनर्जी जीतती हैं तो ईवीएम पर फिर तो ईवीएम हर जगह पूरा सेट नहीं करते, वहाँ फेल हो गए सेट करने में, अंदाज उनका गलत हो गया। अब हमारी बात सुनिए, 17 में और जाके आज भी पूछ लीजिए, एक गांव है 98% यादव है, समाजवादी है। हमेशा वहां हमको 90, 95, 96% वोट मिला है, और 17 के चुनाव में हमको वहां 0 मिला था। एक और ऐसे ही पोलिंग है। तो यादव भी आपसे नाराज हो सकते हैं ना सर? एक भी नहीं जाके हाथ के खड़ा करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम यादवों को, चलिए हमको चुनाव आयोग की, सर भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम यादवों को तोड़ करके अपने पास मिला लिया है। सुभाष यदुवंशी है, टूटने से यादव बने। एक मैं उदाहरण आपको जी जी, कि सेठ ही करते हैं कुछ परसेंटेज के लिए, ये तो पूरा दुनिया जान गई है इस बात को। तो इनकी बेईमानी, इनकी असत्य प्रलाप, अच्छा जल्दी से सर, हर काम पर विफल होना, समय कम है, जनता समझ गई है जी, ठीक है, जनता समझ गई है। इसलिए अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए कौन कौन सी तैयारी आपने किया है, कितनी तैयारी, कौन कौन सी तैयारी है जनता जानना चाहती है, जिससे आप 403 के पार, 400 के पार होंगे? जितनी तैयारी होनी चाहिए हमारे राष्ट्रीय, नहीं बताना पड़ेगा सर, ऐसे वेगली नहीं चलेगा। जितनी भी तैयारी होनी चाहिए हमारे राष्ट्रीय, सोशल मीडिया पर आपकी क्या तैयारी है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी तैयारी। नहीं ये सर वेग बात नहीं चलेगी ना, आपको बताना पड़ेगा जनता को क्या नीति हम थोड़े आपको यहाँ बताएंगे, हम नीति थोड़े आपको, भारतीय जनता पार्टी तो बताती ना, आपको बता देंगे केवल कि वो सारी तैयारी हो चुकी है, जिससे 400। सर ये बड़ी वेग सी बात नहीं होती है कि जनता ने मन बना लिया है, नीति का खुलासा नहीं, जनता ने मन बना लिया है और हमारे पास पूरी तैयारी है, तो बहुत वेग सी बात हो गई ना। तो यही है, हम नीति क्यों बताने जाए। चलिए, विधानसभा सत्र सही से चले, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को और विधानसभा के लोगों को? क्या संदेश? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि विधानसभा चले, अधिक समय तक चले, और जनता के सवालों को जो विपक्ष रखे, सरकार उसका संतुष्टिपूर्वक जवाब दे। अगर नहीं करती तो क्या करें? नहीं करते तो हम लड़ाई लड़ेंगे उसकी। हमको तो जनता से ने चुनी है ना। जी, बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। राम गोविंद चौधरी जी हैं, नेता विरोधी दल, जो कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि वो सरकार जनता की बात सुने, और अगर जनता की बात सरकार नहीं सुनती है तो वो अपने हिसाब से वहाँ पर काम करेंगे, और जनता कोशिश करेंगे कि सरकार जनता की बात सुने, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये तय हो गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा से जो सत्र होता है उसका आगाज़ एक हंगामे से होता है, और इस बार भी शायद ऐसे ही कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है ठीक उसके 4-5 महीने के बाद में। ऐसे में विपक्ष भी ज़रूर चाहेगा कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचाए। अब कैसा होगा ये सत्र, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष ऐसे ही शख्स के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और गायत्री बहन कैसी हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज तो बिटिया रानी आने वाली है ना? हाँ वाह सरोज, हम सुबह से बिटिया रानी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात कहें? हाँ? बिटिया को ब्याह के तुम तो गंगा नहा ली, और बिटिया ब्याही भी तो अच्छे घर में है ना? सच कहें सरोज, ये सब योगी सरकार की मेहरबानी है। पहले तो स्वयं सहायता समूह से बिटिया को रोजगार मिला, और फिर वो क्या कहते, हाँ वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से उसका ब्याह भी अच्छे से हो गया, और 51,000 रुपया भी मिला। हाँ हाँ, अब बिटिया की जिंदगी संवर रही है, और हमारी भी। सच बताएं? हाँ, हम तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे कि कोई सरकार ऐसा भी करती है। युग युग जिए मोदी जी और योगी जी। लो आ गई अपनी बिटिया रानी।